हेलो, नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ कुछ नई बातों को लेके। दोस्तों, कल आपको मालूम ही है कि 2 दिन से अ, संसद में, लोकसभा में, खासतौर से लोकसभा में संविधान पर बहस चल रही है। उसमें मैंने पहले वीडियो बनाया, उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से संविधान पर राजनाथ सिंह जी ने अपनी बात शुरू की और फिर कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी बोली, अखिलेश यादव बोले और अवधेश प्रसाद सिंह बोले, ठाकुर वो हिमाचल वाले वो बोले, और कल और भी कई लोग बोले। निशिकांत दुबे भी शायद बोले थे उस पर, और राहुल गांधी बोले। तो इन सबको तो मैंने उस वीडियो में पिछली बार जो बनाया था, कल बनाया था, जो या उस सुबह बनाया होगा, तो मतलब उन सब पे तो हमने बातचीत की है, कौन क्या बोला और उसका क्या मतलब है और कितना झूठ कौन बोला। ये भी बताया था कि भाई, जैसे राजनाथ सिंह जी ने बिल्कुल झूठी बात कही कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का और वीर सावरकर का भी इसमें संविधान बनाने में बड़ा योगदान है, लेकिन हमें नहीं लगता कि ये सच है। ये बिल्कुल झूठ बात है। संविधान बनाने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का और सावरकर का कोई रोल नहीं था, कोई भूमिका नहीं थी, और उनके विचारों का कहीं पे भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया, क्योंकि सावरकर जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी और इनके गुरुजी जो गोलवलकर जी जो थे आरएसएस के, ये सब संविधान के विरोधी थे। इन सब ने संविधान का विरोध किया और मनुस्मृति को अपना संविधान माना, यहाँ तक कि संविधान को फाड़ा, जलाया, संविधान की प्रतियां जलाई तक। तो इसलिए ये कहना कि इनका रोल था, बिल्कुल गलत है। तो ये सब कल के उसमें था। आज मतलब मैंने और सब बातें तो कर दी, लोहिया जी, मतलब राहुल क्या बोले उसके ऊपर भी बात की मैंने, और बाकी लोगों की भी बात जो भी थोड़ी थोड़ी कर सकते थे। आज मैं आपको नरेंद्र मोदी जी ने जो कल जवाब दिया, प्रधानमंत्री जी ने संविधान की जो बहस हुई उसके ऊपर हम थोड़ा विवेचन करेंगे। और पिछले कल वीडियो वाले में भी मैंने बताया था कि ये मोदी जी वाला जो है हम कल करेंगे, क्योंकि इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। तो मोदी जी ने पूरे 1 घंटा 50 मिनट लगभग बोले, और अधिकतर समय संविधान पे कम बोले। वो कांग्रेस की ऊपर प्रहार करने में ज्यादा लगाया, कांग्रेस को पापी और कुनीति और अनीति और पता नहीं क्या क्या बातें कही उनके लिए। और एक बड़ा झूठ उन्होंने ये भी बोला, और ये बोला कि मोदी ने ये तक कहा कि खून चखने के बाद बार बार संविधान बदला। तो ये खून चखना क्या हुआ? इस शब्द का उपयोग यहाँ पर मोदी जी ने क्यों किया? बड़ा सवाल ये है। और फिर ये है कि संविधान को बदलना संविधान विरोधी तो नहीं है। संविधान में ही ये प्रावधान किया हुआ है कि हम इस संविधान को अगर कहीं वो लोगों की भलाई में, गरीब लोगों की भलाई में, मतलब वंचित लोगों की भलाई में अगर कहीं रोड़ा बनता है संविधान, तो उसको बदला जा सकता है। और वो ही काम किया। और सबसे पहले जो जमींदारी कानून था, जमींदारी प्रथा थी, उस कानून को उन्होंने बदला।
और संविधान संशोधन करके बदला नेहरू के जमाने में 1951 में ही। तो ये मतलब इसलिए बदला गया कि जमींदार लोग जो है उनके मातहत काम करने वाले जो खेतीहर किसान थे उनके ऊपर अत्याचार कर रहे थे, उनसे ज़्यादा काम लेते थे, पैसे नहीं देते थे, हली की तरह मतलब बंधुआ मजदूर की तरह रखते थे। तो इसलिए उस जमींदार प्रथा को बदला। और उस समय जनसंघ जो है जमींदारों के पक्ष की पार्टी थी, पूंजीपति पार्टी, पूंजीवादी पार्टी थी, पूंजीवाद में विश्वास था, इसलिए उन्होंने जो है उसका विरोध किया। तो ये तो ठीक बात है, उसमें क्या है, जो विरोध करेगा तो पूंजीवाद का विरोध किया उन्होंने, वो आज तक भी उनको नहीं बच रहा है। और प्रधानमंत्री उसको यहाँ पर संविधान की डिबेट में बोल रहे हैं कि खून लग गया। और संविधान का शिकार कैसे हुआ, मतलब फिर आगे उन्होंने कहा कि संविधान विरोधी कैसे है। और यही नहीं, उन्होंने खून चखना भी बोला, उसका क्या मतलब है। और यह भी नहीं बताया कि संविधान का शिकार कैसे हुआ। संविधान में संशोधन तो बेहतरी के लिए किए जाते हैं और किए हैं, सबने किए हैं, कोई सरकार ऐसी नहीं बनी। भारत के अंदर 1951 के बाद 52 के से जब चुनाव हुए उसके बाद से कोई सरकार ऐसी नहीं बनी, कोई 6-6 महीने के लिए बनी हो और उसने नहीं किया हो तो वो बात अलग है, लेकिन बाकी कोई सरकार ऐसी नहीं बनी जिसने संविधान में संशोधन नहीं किया। तो अगर कांग्रेस ज्यादा समय रही तो उसने ज्यादा संशोधन किए, और संशोधन जनता के पक्ष में थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पे हल्ला बोलते हुए नेहरू गांधी परिवार निशाने पर लिया और कहा कि कुविचार, कुरीति और कुनीति की परंपरा निरंतर रही। ये क्या है भाई, कुरीति कुनीति? मैंने कहा 25 साल होने पर आपातकाल लगा। ये ठीक है कि आपातकाल लगाना गलत था, हम भी मानते हैं कि ये नहीं लगाना चाहिए था। और लेकिन एक बात इसमें यह है कि जो आपातकाल लगाया वो कोई मतलब बिना उसके नहीं लगाया, वो भी संविधान के प्रावधानों के अनुरूप लगाया। आपातकाल का प्रोविजन था हमारे संविधान में आपातकाल लगाने का प्रावधान था। अब तो शायद उसको हटा दिया है, लेकिन प्रावधान था और उस प्रावधान को लेकर के लगाया। और उस प्रावधान में भी बकायदा राष्ट्रपति से साइन करवा करके लगाया। ऐसा नहीं है कि खाली इंदिरा गांधी ने बोल दिया और लग गया। तो लेकिन आज तो संविधान को किनारे करके मॉब लिंचिंग, बिना अपराध के लोगों को जेल में डालना, सालों साल जेल में डाला। ये कौन से मतलब मॉब लिंचिंग कौन से संवैधानिक प्रज्ञा है? या ये जो बुलडोजर न्याय जो आप कर रहे हैं यूपी में से शुरू हुआ और अब सभी प्रदेशों में जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है बुलडोजर को आगे किया जा रहा है न्याय की जगह। तो ये कौन सा संविधान में लिखा हुआ है कि बुलडोजर से आप किसी के भी सरकार के घर को गिरा सकते हो बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के? तो इसके ऊपर कोई भाजपा का आदमी नहीं बोलता है। वरिष्ठ पत्रकार हेमंत अत्री ने ठीक ही कहा है कि अगर नेहरू गांधी परिवार न होता और आपातकाल न लगाया होता तो आज
हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर क्या बोलते हैं। उनके पास तो इसके अलावा कुछ बोलने को है ही नहीं। दूसरी बात जो कहते हैं, अत्री अत्री के लिए ही बोल। दूसरी बात जो वो कहते हैं वो बड़ी शोध के बाद की बात है। नरेंद्र मोदी किसकी आलोचना कर रहे हैं या किसकी आलोचना करते हैं? मतलब आज तो खैर संविधान पे बोल रहे थे वो, लेकिन बाकी भी जहां बाहर भी भाषण देते हैं या चुनावी भाषणों में भी या संसद में भाषणों में भी वो किसकी चर्चा करते हैं? या तो करते हैं अंग्रेजों के पहले के राज की, जो मुगलों का राज था, या तो चर्चा उस मुगल साम्राज्य की करते हैं, या करते हैं अंग्रेजों के बाद के राज्य की, जो कांग्रेस का राज्य था। दोनों में उनका इंटैक्ट नहीं है, और दोनों की बुराई करने में, उनकी आलोचना करने में, उनके ऊपर हमला करने में उनका हित सत्ता है। लेकिन अंग्रेजों की कभी बुराई नहीं की उन्होंने, क्योंकि अंग्रेजों की तो वो गुलामी करते थे। उनकी जो आरएसएस का जो विंग था या हिंदू महासभा जो थी, ये सारे अंग्रेजों के ही तो बनाए हुए थे। अंग्रेजों के राज में जो जुल्म हुए, अत्याचार हुए, उनकी कभी प्रधानमंत्री जी बात नहीं करते। सवाल है क्यों नहीं करते हैं? नरेंद्र मोदी ने 10 साल के शासन में कभी अपने शासन की भी कभी बात नहीं की। दूसरी बात यह है कि वो कभी जवाब नहीं देते। 10 साल में उन्होंने किसी को जवाब नहीं दिया। न संसद में सांसदों ने जो प्रश्न पूछे उनका जवाब दिया, न संसद के बाहर पत्रकारों ने जो सवाल पूछे उसका जवाब दिया। वो किसी का जवाब नहीं देते। भाजपा और आरएसएस 3 चीजों को नहीं मानती है, या उनसे घृणा करती है, या उनको मतलब सम्मान नहीं देती है। वो 3 चीजें कौन सी है? एक है संविधान, दूसरा है तिरंगा झंडा, और तीसरा है महात्मा गांधी। ये मैं नहीं कह रहा, ये वरिष्ठ पत्रकार हेमंत अत्री ने कहा है कि भाजपा इन 3 चीजों पर मतलब भाजपा, आरएसएस, हमारे प्रधानमंत्री, इन तीनों चीजों को नहीं मानते। क्योंकि जब संविधान बन रहा था तब भी आरएसएस ने और सबने विरोध किया था, और अभी भी कहा कि संविधान को बदलना है, हमको 400 सीटें चाहिए पार्लियामेंट में, लोकसभा में। तो इसका मतलब यही है कि वो संविधान को नहीं मानते हैं, और संविधान को और तिरंगा के लिए कहा कि ये तो 3 रंग का है, ये तो अपशकुनी है, हमारा तो भगवा ध्वज पहले से ही है, इस तिरंगा को हम नहीं मानते हैं। ये तो गोलवलकर जी ने कहा है, और नागपुर में, और लिखा हुआ है उनकी किताब में। और तीसरा जो है महात्मा गांधी को तो वो नाथूराम गोडसे ने मारा ही था, उनको तो बंदूक से मारा था, बंदूक मार करके, तो उनको भी नहीं मानते हैं। और मजे की बात यह है कि जिस रोज नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारा था, उस रोज आरएसएस वालों ने खुशियां मनाई थी, मिठाइयां बांटी थी मोहल्ले में, तो महात्मा गांधी। लेकिन इनकी प्रॉब्लम क्या है कि इन तीनों के सामने प्रधानमंत्री जी को, जिनको वो नहीं मानते हैं, उनके सामने सर झुकाना पड़ता है। आप विदेश में कहीं चले जाएं तो जहां पे भी जाएंगे महात्मा गांधी का स्टैचू मिलेगा, और वहां का जो राज्याध्यक्ष है वो उनको वहां ले जाएगा, तो उनको सर झुकाना ही पड़ेगा उनके सामने। और तिरंगा जहां पे भी झंडा लहराएगा वहां पे सर झुकाना पड़ेगा, और संविधान को आपने माथे पे लगा करके ही पार्लियामेंट में घुसे हैं आप। तो तीनों को मतलब आपके मन के विरुद्ध
इनको सम्मान देना पड़ रहा है, दिखाना पड़ रहा है सम्मान देते हुए। और संविधान की अवमानना तो नरेंद्र मोदी रोज कर रहे हैं। चुनाव के ही दिन किसान सम्मान निधि किसानों के खातों में जमा करवाना कौन सा संविधान सम्मत है? और नरेंद्र मोदी ने विविधता को खत्म करने वाले वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन रिलीजन, ऐसे कई नारे आपने दिए हैं और आप विविधता की बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर देखें तो नरेंद्र मोदी ने संसद में अपने झूठ की दुकान चलाने के काम, खून मुंह लगना, संविधान का शिकार, खून का स्वाद जैसे शब्दों का प्रयोग करके चलाने की कोशिश की, पर वो पूरी तरह फेल हुई। नरेंद्र मोदी ही नहीं, राजनाथ सिंह तक ने झूठ बोला और बाकी लोगों के नाम लेके कहा का क्या फायदा है। वे कहते हैं कि हम लोकतंत्र नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम लोकतंत्र में विश्वास करने वाले हैं और मदर ऑफ डेमोक्रेसी और पता नहीं क्या क्या। तो मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी को लोकतंत्र का मतलब ही नहीं मालूम। अगर मालूम होता तो महाराष्ट्र में 2.5 साल तक अवैध सरकार चलाने के बाद भी आप लोकतंत्र का नाम नहीं ले रहे होते, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि महाराष्ट्र की सरकार अवैध सरकार है, अवैध तरीके से बनाई हुई अवैध सरकार है, तो उसको आपने 2.5 साल तक चलाया। अच्छा होता आप उसको खारिज करते, उसको बर्खास्त करते, राष्ट्रपति शासन लगाते और नया चुनाव करते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। क्योंकि और आपने सारी पार्टियों को तोड़ करके और अपनी सरकार बनवाई। ये कौन सा लोकतंत्र है जिसमें 50 खोके बिल्कुल एकदम ओके करके और सरकार बनाने वाले लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं? समझ नहीं आता। कल नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार के प्रति 0 टॉलरेंस का संकल्प लिया और ये बात करते हुए भूल गए कि भोपाल की सभा में 70,000 करोड़ रुपए के आरोप स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने अजित पवार पर खुलेआम लगाए थे। मतलब वो तो बहुत बड़ी रैली थी, 70-80 हजार लोग होंगे उसमें और ज़्यादा भी हो सकते हैं। और उसमें उन्होंने कहा था कि जो है 70,000 करोड़ का जो घोटाला किया है महाराष्ट्र में, मैं उनको जेल भेजूंगा। और इसी तरह का जो है आरोप पहले देवेंद्र फडणवीस ने भी लगाया था। और उन्होंने यहाँ तक कहा था कि दादा जो है चक्की पीसिंग इस तरह से मजाक करते हुए, मतलब यूं मजाक क्या, मतलब उनके ऊपर जो आरोप लगाए थे। लेकिन भोपाल की मीटिंग के 2 दिन बाद अजीत पवार साहब को उप मुख्यमंत्री की शपथ दिला रहे हैं देवेंद्र फडणवीस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने से। तो आप जीरो टॉलरेंस का क्या मतलब है फिर? अगर आप इतने बड़े आरोप खुद लगा करके उसकी जांच भी नहीं करवा रहे हो और अब तो उसको खुली क्लीन चिट दे दी है। अब उन तो 1,000 करोड़ की संपत्ति को आपने वापस कर दी है, उसको लीगलाइज कर दिया है एक तरह से। और प्रफुल्ल पटेल पर ईडी का नोटिस और ईडी की जांच और ईडी की छापा और सब, और उनको अरेस्ट, और
उसके बाद वो जब आपके पास आ गए तो क्लीन साफ हो गए और उनको क्लीन चिट मिल गई। तो ये सब करना है तो फिर आप ये ढकोसला क्यों कर रहे हो कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस? अब ये तो झूठ पकड़ा ही गया ना। इसी तरह से चुनावी बॉन्ड में भ्रष्टाचार सुप्रीम कोर्ट में सिद्ध हो गया। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो बड़ा घपला है इसमें तो। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देने के बाद बैंक के ऑफिसर्स ने झूठ बोला। ये तो ठीक है कि ये जो कोर्ट थी धनखड़ साहब की, चंद्रचूड़ साहब की, उसने उन पे कोई संज्ञान नहीं लिया, नहीं तो वो उस पे अवमानना का केस चलाना चाहिए था। सही बात तो ये होती कि उन जो अफसर, जो अधिकारी थे जो झूठ बोल रहे थे और झूठ बोलते हुए पकड़े गए, उन पे अवमानना का जो है केस चलाना चाहिए था, उनको सजा होनी चाहिए थी। क्यों नहीं हुई? और फिर भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस बोल रहे हैं आप। चुनावी बॉन्ड वाला केस तो पूरी तरह ओपन एंड शट केस है। उसके बाद भी कोई जनप्रतिनिधि कैसे भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कर सकता है? तो 1 घंटे और 50 मिनट तक बोले, देश को ऐसा एक भी शब्द नहीं बोले कि जिससे देश को आगे ले जाने की बात हो। तो ये नरेंद्र मोदी का 2 घंटे का भाषण था, जिसको हमने 21-22 मिनट में उसकी समालोचना की। ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि अभी 2 दिन और बहस चलेगी और वो राज्यसभा में होगी। हम उस राज्यसभा की बहस को भी आपके सामने अपनी टिप्पणी के साथ रखेंगे। तो आप 2 दिन और मतलब इसको देखना न भूलें। और महावीर समता संदेश चैनल अगर आपने सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर आपने कुछ कमेंट करना है, कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।